नमस्कार। आज 2 अक्टूबर है। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। हम गांधी जी को अक्सर याद करते हैं और भारत विमर्श श्रृंखला में आज हम गांधी को याद करने के लिए हम उनकी पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। गांधी एक सफल पत्रकार थे जिन्होंने न केवल पत्रकारिता में अपने कीर्तिमान स्थापित किए बल्कि उन्होंने भारत की आज़ादी का नेतृत्व किया। एक ऐसी आज़ादी जो एक पूरी दुनिया के लिए शोध का केंद्र बन गई है। आज़ादी कई देशों को मिली लेकिन भारत को जो आज़ादी मिली वह सचमुच अद्भुत है और आज हम उसकी कल्पना करके रोमांचित हो उठते हैं। तो आखिर हम ये जानने की कोशिश करें कि गांधी जी जो इतने बड़े फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के शीर्षस्थ क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, उनके बारे में आज हम यह जानेंगे कि वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक होने के अलावा वे एक बहुत बड़े पत्रकार थे। तो आज जो हमारा विषय रहेगा वह मुख्यतः उनकी पत्रकारिता और उस पत्रकारिता के माध्यम से भारत का स्वतंत्रता संग्राम किस प्रकार प्रभावित हुआ, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर एक पत्रकार क्या है। हम गांधी की कसौटी बाद में लेंगे, पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर एक पत्रकार क्या होता है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि पत्रकार देश में घटने वाली सभी घटनाओं, छोटी हो या बड़ी हो, उनका निष्पक्ष और पूरी वस्तुनिष्ठता से मूल्यांकन करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता एक सच्ची फोटोग्राफी है और पत्रकार एक सच्चा फोटोग्राफर है जिसका काम है कि उसके सामने जो भी घटना आ रही है वह उसका सही चित्रण पूरे देश के सामने प्रस्तुत करे। साथियों, आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि गांधी जी ने जिस प्रकार की पत्रकारिता के कीर्तिमान अपने जीवन काल में स्थापित किए और हमारे लिए एक समृद्ध पत्रकारिता की विरासत छोड़कर गए हैं, आखिर वह क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि गांधी जी की पत्रकारिता जीवन भर उनके साथ चलती रही। जब गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं सन 1890 में, तब दादा भाई नौरोजी एक अखबार निकालते हैं और उस अखबार में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के में रहने वाले भारतीयों की परेशानियों को पत्र के माध्यम से उस समाचार पत्र में प्रकाशित किया। गांधी जी की पत्रकारिता का विधिवत सफर 1903-4 से शुरू होता है। 1904 में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार दक्षिण अफ्रीका में निकलता है। ध्यान रखिए, गांधी जी किसी कार्य से, वकालत के कार्य से दक्षिण अफ्रीका गए हैं, लेकिन वहाँ भारतीयों की स्थिति को, भारतीयों की दुर्दशा को दूर करने के लिए उन्होंने पत्रकारिता को चुना। इंडियन ओपिनियन अखबार में गांधी जी ने 3 भाषाओं में, ध्यान दीजिए, 3 भाषाओं में भारतीयों की समस्याओं को अंग्रेजी साम्राज्यवाद के सम्मुख प्रस्तुत किया। गांधी जी इंडियन ओपिनियन में लिखते हैं,
मैं प्रति सप्ताह इस अखबार में अपनी आत्मा उड़ेलता था और जिसे मैं सत्याग्रह के रूप में पहचानता था उसे समझाने का प्रयत्न करता था। जेल के समयों को छोड़कर 10 वर्षों तक यानी 1904 से 1914 तक इंडियन ओपिनियन के शायद ही कोई अंक होंगे जिसमें मैंने कुछ न लिखा हो। सत्य के साथ प्रयोग में गांधी जी लिखते हैं कि मेरे लिए यह अखबार संयम की तालीम है। साथियों, ये संयम बहुत बड़ी चीज़ है जो आज की पत्रकारिता में हमें नहीं दिखाई देता है। गांधी जी लिखते हैं कि मैंने इंडियन ओपिनियन में एक शब्द भी बिना विचारे, बिना तौले, किसी को खुश करने के लिए या किसी की बात की अतिशयोक्ति में लिखा हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। इस अखबार के बगैर मैं सत्याग्रह की लड़ाई को लड़ ही नहीं सकता था जो मैंने दक्षिण अफ्रीका में लड़ी। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गांधी जी की पत्रकारिता उनके साथ साथ चलती रही। उन्होंने अपनी आत्मकथा की तरह सत्य के प्रयोग, जैसे उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग थी, उसी प्रकार से उनकी पत्रकारिता भी उनके सत्य के प्रयोग थी। वे पत्रकारिता में अपना सत्य उड़ेलते रहे और बाद को वही सत्य उनके जीवन भर चेहरे पर चमकता रहा। गांधी जी लिखते हैं कि अखबार के द्वारा मुझे मनुष्य के रंग बिरंगे स्वभाव का ज्ञान मिला। संपादक और ग्राहक के बीच निकट का और स्वच्छ संबंध स्थापित करने की धारणा होने से मेरे पास हृदय खोलकर पत्र आते थे और आने वाले पत्रों का एक ढेर लग जाता था। उन्हें पढ़ना, उन पर विचार करना और उनका उत्तर देना, यह सब मेरे लिए शिक्षा का एक उत्तम साधन बन गया। मुझे अनुभव हुआ मानो इसके द्वारा मैं समाज में चल रही चर्चाओं और विचारों का साक्षी बन रहा हूँ। मैं संपादक के दायित्व को भली भांति समझने लगा और मुझे समाज के लोगों पर जो प्रभुत्व प्राप्त हुआ उससे भविष्य की लड़ाई संभव हुई। ये सब जो मैंने आपके सामने कोड प्रस्तुत किए हैं, ये गांधी जी की पत्रकारिता से जुड़ते हैं। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके भारत आते हैं तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें सलाह देते हैं कि आप 1 वर्ष तक अपने आँख और कान खुले रखेंगे और अपना मुंह बंद रखेंगे। अपने गुरु की सलाह मानते हुए उन्होंने भारत की बनावट को समझने का प्रयास किया और ट्रेन के 3रे दर्जे से पूरे भारत का भ्रमण किया। इसके बाद वे चंपारण जाते हैं और वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं। चंपारण से लौटकर वे खेड़ा आते हैं और इसके पश्चात वे भारत में यंग इंडिया और नवजीवन का प्रकाशन 1919-20 में करते हैं। साथियों, यंग इंडिया और नवजीवन ये 2 ऐसे समाचार पत्र थे जिनका संपादन गांधी जी ने भारत में किया। ध्यान रहे, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में निकाला गया था, लेकिन यंग इंडिया और नवजीवन उन्होंने भारत में आकर के निकाले और उनका सफल संपादन किया। अपने संपादन में उन्होंने नवजीवन के माध्यम से एक नई पत्रकारिता की भाषा
गढ़ने की कोशिश की। हिंदी में के नए मुहावरे, हिंदी के नए प्रयोग और परंपरागत भाषा शैली से कट करके उन्होंने पत्रकारिता में एक नया सृजन स्थापित किया। वो लिखते हैं कि नवजीवन के माध्यम से मैंने गुजरात के लोगों से एक परिवार के मुखिया की तरह बात की। कभी मैंने उन्हें प्यार से, कभी उनको समझाकर और कभी उन्हें डांट डपट कर अपनी बात समझाई। गांधी लिखते हैं कि इस अखबार ने हिंदी की जो परंपरागत लकीर की फकीर वाली जो शैली थी उससे हटकर इस नवजीवन ने अपना नाम चरितार्थ किया और गुजरात में एक नए सृजन का आगाज किया। साथियों, जब 1919 में रोलैक्ट एक्ट आया, उस समय उसके खिलाफ गांधी जी ने एक सशक्त आंदोलन किया। इस आंदोलन की धमक से पेशावर में एक हिंसक घटना होती है और उस हिंसक घटना के लिए गांधी जी की बड़ी आलोचना होती है, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और उनके आंदोलन में हिंसा होने से उन्हें काफ़ी आलोचनाएं झेलना पड़ती हैं। लेकिन गांधी जी ने पत्रकारिता के माध्यम से भारत की जनता को वो सच दिया जिससे हम आज तक परिचित नहीं हैं। उन्होंने 1919 में रोलैक्ट एक्ट के विरोध में जो हिंसा हुई पेशावर में, उसके बारे में गांधी जी लिखते हैं और ये उन्हीं का लिखा हुआ पोर्शन है कि पेशावर में जो घटना हुई, जो हिंसा की घटना हुई, वह बहुत दुखद है और मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। लेकिन प्रश्न यहां यह उठता है कि यह हिंसा क्यों हुई। दरअसल इस हिंसा के लिए पूरी तरह से अंग्रेज सरकार जिम्मेदार है। अगर अंग्रेज सरकार यह काला कानून नहीं लाती तो जनता को आंदोलन करने का यह तरीका नहीं सूझता जो जनता ने अपनाया। इस आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुस गए, लेकिन मैं इस घटना का अलग ही मूल्यांकन करता हूं। मैं इसका पूरा दोष अंग्रेज सरकार पर डालता हूं, क्योंकि मैंने जो अहिंसक ट्रेनिंग भारत में देना शुरू किया है उसमें अभी भारत का आम आदमी शिक्षित नहीं हो सका है। एक आंदोलन की क्या धमक होती है, एक आंदोलन की क्या रगड़ होती है, एक आंदोलन का क्या घर्षण होता है, इसे आम आदमी नहीं समझता और इसीलिए इस आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया। तो ध्यान रखिए, गांधी जी ने अपनी अहिंसा की ताकत को बरकरार रखते हुए इस आंदोलन का पूरा ठीकरा अंग्रेज साम्राज्यवाद पर मढ़ दिया और अंग्रेज लोग भी हैरान रह गए कि शांति के पुजारी गांधी हमको हमारे जाल में नहीं फंसा रहे हैं। साथियों, गांधी जी द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्रों ने देश में हिंदी को बड़े बड़े पत्रकार दिए। हिंदी पत्रकारिता को नए मुहावरे, नए अंदाज और नए तेवर भी मिले। उन्होंने स्वयं लिखा, मेरे समाचार पत्र मनोरंजन के लिए नहीं, अपना दैनिक जीवन ढालने के लिए चलाए गए हैं। पत्रकारिता को मैंने
अपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति की सहायता के लिए अपनाया है। मैं उदाहरणों से समझाता हूँ। मैं गुस्से या द्वेष में नहीं लिखता। मैं कभी भावनाएं भड़काने के लिए नहीं लिखता। उन्होंने पत्रकारिता का धर्म बतलाते हुए लिखा कि मैं अखबार नवीसों को कहता हूँ कि अगर आप पापी पेट के लिए हिंदुस्तान को बिगाड़ने के लिए अखबार चलाते हैं तो कोई और काम कर लें। अखबार बहुत बड़ी चीज है। मैं गीता और कुरान छोड़ सकता हूं लेकिन अखबार नहीं छोड़ सकता। ये गांधी जी का लिखा हुआ है। गांधी जी ने अखबार के माध्यम से जो लोक शिक्षण का कार्य किया उसने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की धार तेज कर दी। आपको गांधी जी की पत्रकारिता के अलावा एक मैं दूसरे पहलू पर और आपसे विचार करूंगा। यह भी पत्रकारिता का एक नेक्स्ट पेज है, सधे हुए वक्तव्य देना। गांधी जी भारत के एकमात्र ऐसे राजनेता थे जिनके सधे हुए बयान अंग्रेज सरकार को उलझन में डाल देते थे। जब गांधी जी लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गए तो अंग्रेजी समाचार पत्रों में उनकी बहुत हंसी उड़ाई गई। कई समाचार पत्रों ने फ्रंट पेज पर गांधी जी की अर्धनग्न तस्वीरें छापी। गांधी जी सब कुछ चुपचाप देखते रहे और अंत में जो समाचार पत्र उनकी तस्वीरें छाप रहे थे वे उनका इंटरव्यू लेने के लिए लाइन में लग गए और गांधी ने तब उनसे कहा कि मेरी आधी धोती, मेरी अर्धनग्नता ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक पहेली है। इस पहेली को मैंने भारत की तीसरे दर्जे में बैठकर ट्रेन में यात्रा करके इस पहेली को हासिल किया है। जब पत्रकार ने पूछा कि आप ट्रेन के तीसरे दर्जे में ही क्यों बैठते हैं तो गांधी जी ने जवाब दिया क्योंकि ट्रेन में चौथा दर्जा नहीं होता है। इसी प्रकार से जब गांधी जी चंपारण के आंदोलन के समय थे उस समय मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़ा वाकया होता है। कुछ समाचार पत्र गांधी जी पर यह आरोप लगाते हैं कि वे भारत की जनता को पागल बना रहे हैं और एक प्रकार से अभिनय करने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी ने उसी अखबार में अपना वक्तव्य जारी किया और उस वक्तव्य में उन्होंने लिखा कि मैंने जो धोती पहनी है, मेरी जो वेशभूषा है, वह मैंने सोच समझकर अपनाई है। मैं विदेशी कपड़े को पहनना राष्ट्रीय पाप समझता हूं और इस पाप को मैं कम से कम अपने हाथ से नहीं कर सकता, इसलिए मैं विदेशी कपड़े नहीं पहनता। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम अंग्रेजी कपड़े पहनेंगे तो एक तरह का राष्ट्रीय पाप करेंगे। अगर भारत अंग्रेजी कपड़े बनाना शुरू कर दे तो इतने बड़े देश को उन कपड़ों को खपाने के लिए इस धरती ही नहीं किसी दूसरे ग्रह पर अपने उपनिवेश बनाने होंगे। इसलिए मैं अपना राष्ट्रीय कर्तव्य इस ड्रेस को पहन करके कर रहा हूं। ये भी गांधी जी ने पत्रकारिता के माध्यम से जवाब दिया। साथियों, गांधी जी की ड्राफ्टिंग भी बड़ी गजब की थी। मैं आपको दो वाक्य सुनाता हूं। भारत में लॉर्ड मार्ले एक ब्रिटिश सेक्रेटरी बनकर आते हैं
और उनकी एक किताब पब्लिश होती है। महादेव भाई देसाई उस किताब का ट्रांसलेशन गुजराती में करते हैं। इसके लिए वे विधिवत रूप से इंडिया सेक्रेटरी मार्ले को पत्र लिखते हैं। महादेव देसाई लिखते हैं, हिज एक्सेलेंसी काइंडली परमिट मी योर काइंड परमिशन टू ट्रांसलेट योर बुक इन गुजराती एंड आई वांट टू पब्लिश इट। प्लीज गिव मी योर काइंड परमिशन, योर फेथफुली महादेव हरिभाई देसाई। जब वे इस पत्र को गांधी जी को दिखाते हैं तो गांधी जी कहते हैं, रुको रुको, इस पत्र को तुरंत सुधारो, ये क्या लिख रहे हो आप? ये हिज एक्सेलेंसी, ये काइंडली, योर ओबीडियंटली, ये दास्ता के शब्द आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप पत्र लिखिए, मैं बोल रहा हूं। मिस्टर मुरली मार्ले, गांधी जी की ड्राफ्टिंग देखिए। मिस्टर मुरली मार्ले, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट आई ट्रांसलेटेड योर बुक इन गुजराती एंड वॉन्ट टू पब्लिश इट। प्लीज गिव मी योर परमिशन, योर अफेक्शनेटली महादेव देसाई। तब महादेव देसाई अपनी किताब में लिखते हैं कि आज मुझे समझ में आया कि भारत में गुलामी कहां कहां छिपी हुई है और उससे कहां कहां लड़ने की जरूरत है। गांधी जी ने हिंदुस्तान के अंदर इंसान की बुनियादी जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान में एक चौथा तत्व जोड़ा और वह था स्वाभिमान। ये गांधी जी की पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा पहलू है। गांधी जी का पूरा जीवन पत्रकारिता का एक स्वर्णिम अध्याय है। उन्होंने भारतीय पत्रकारिता में ध्येय निष्ठा, कष्ट साधना, कर्तव्य, संयम की तालीम और सत्याग्रह की शिक्षा के नए आयाम स्थापित किए। आज गांधी की पत्रकारिता कहां खो गई है? हमें खुद यह देखना होगा कि जिस पत्रकारिता की एक एक पंक्ति, एक एक शब्द आजादी की लड़ाई में प्रयुक्त हुआ, आज वह पत्रकारिता कहां गुलामी के गर्त में खो गई है। ऐसे में हमें गांधी जी एक बार फिर याद आते हैं। साथियों, आज गांधी हमारे बीच नहीं है, वे अपना काम करके जा चुके हैं और हम गांधी को याद करें या न करें, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व के हर बड़े देश में, हर बड़ी यूनिवर्सिटी में गांधी संस्थान विभाग है, गांधी शोध केंद्र हैं, जहां पर गांधी जी पर लगातार शोध हो रहे हैं। भारत की जनता एक समय, हम अगर ये मान के चलें कि भारत की जनता गांधी जी को भूल भी जाए तो ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में गांधी याद किए जाते रहेंगे और उनके याद करने में उनका मुख्य पहलू है उनकी पत्रकारिता। गांधी जी का पूरा जीवन एक संवेदनात्मक पत्रकारिता का उदाहरण है। गांधी जी की जो संवेदनशीलता थी वह उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से ही अर्जित की। गांधी जी कहते थे कि हमारे अंदर इतनी संवेदना होनी चाहिए कि हम दुनिया भर से आई हुई चीखों को, दुनिया भर से आई हुई पुकारों को सुन सकें और उनकी सहायता के लिए दौड़ सकें। चूंकि वे इस के लिए एक आदर्श प्रतिमान पेश करते हैं, वे हमारे भारत के एग्जाम्पलर हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का निवेश
भारतीय जनता में किया और भारत की जनता ने भी उन्हें एक अथक प्यार दिया जो हमें आज भी याद रहता है। गांधी जी की पूरी जिंदगी वेदना का आनंद प्राप्त करने का एक उदाहरण है। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में यही सिखलाया कि अगर मैं कष्ट उठाता हूं और इससे आपको सुख मिलता है तो मैं उस कष्ट को उठाने के लिए तैयार हूं। इसे एक वेदना का आनंद कहते हैं। इसे हम रामचंद्र शुक्ल की तरह के शब्दों में यह उनके हृदय का विस्तार है। गांधी जी कहते हैं कि इसी हृदय के विस्तार में मुझे सुख की प्राप्ति होती है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि हृदय क्यों लाद लिया यह भार, किसी देश की किसी काल की छाया का भंडार, कहाँ लिए जाता है मुझको यह जीवन विस्तार। साथियों, ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल ने शायद गांधी के जीवन को चरितार्थ करने के लिए ही लिखी थी। गांधी जी ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से लोकतंत्र की प्रक्रिया में समाज को चलना सिखाया, सही और गलत का फैसला करना सिखाया। उन्होंने हमें जो शिक्षा दी उसके कई पत्रकार साक्षी हैं। एक बंगाली पत्रकार हुआ करते थे शैलेंद्र चटर्जी। जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में गांधी जी भाषण दे रहे थे तो शैलेंद्र चटर्जी उस भाषण की पूरी कॉपी प्रेस के लिए ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें गांधी जी मिल जाते हैं और गांधी जी को वो दिखाते हैं कि मैंने यह देखिए आपके भाषण को मैंने लिखा है और मैं इसे तार घर से भेज रहा हूँ। तो गांधी जी उस पत्र को देखकर कहते हैं कि इतना बड़ा लेख तो शायद तार से 3-4 दिन में पहुँचेगा। और आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने वहीं पर रास्ते में ही उस भाषण को संक्षेप में ब्रीफ किया और ऐसे ब्रीफ किया कि उसकी महत्वपूर्ण बातें जस की तस रही। साथियों, गांधी जी ने हमें सही और गलत का फैसला करना सिखाया। गांधी जी ने हमको यह शिक्षा दी कि अगर कोई भी चीज़ जो आपके मन के तराजू में सही नहीं कसौटी पर बैठती है तो आपको उसे त्याग देना चाहिए। उन्होंने एक तरह से यही कहा कि अंग्रेजों की इतनी बड़ी सत्ता भी अगर आपको गलत बात कहती है तो आप में यह साहस होना चाहिए कि आप सीना तान करके उसका विरोध करें। और विरोध करते समय हमें किसी की जान लेने की नहीं बल्कि खुद की जान देने की कुव्वत होना चाहिए। और यही गांधी की अहिंसा का सौंदर्य है जो उनकी मौत तक कायम रहा। उन्होंने जो कुछ कहा वही किया, उन्होंने जो कुछ लिखा वह आज इतिहास के पन्ने में दर्ज है और हम चाहकर भी हम उसे मिटा नहीं सकते। जिस तरह हम देखते हैं कि हर बात, हर कही हुई बात कविता नहीं होती, उसी प्रकार से हर कलम जो आस्था की स्याही से नहीं चलती, जो आस्था के खून से नहीं चलती, उसका लिखा हुआ भी सच नहीं होता। बर्टोल्ट ब्रेख्ट की एक कविता है कि यथार्थ तो यह भी है कि बारिश में पानी ऊपर से नीचे गिरता है। यथार्थ तो यह भी है कि बारिश में पानी ऊपर से नीचे गिरता है। यथार्थ तो यह भी है कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस पर एक सीट है और उसके पीछे एक पीठ है
लेकिन इसे कहना कविता नहीं है। साथियों, गांधी जी की पत्रकारिता के अनगिनत पहलू हैं जिन पर हम आज की पत्रकारिता को कस सकते हैं। आज जब हम देखते हैं कि मीडिया अपना धर्म नहीं निभा रहा है और समाज को जो संदेश मीडिया के माध्यम से प्राप्त होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ऐसे में अनायास हमें गांधी याद आते हैं। गांधी भारत के एक ऐसे महानायक थे जिन्हें राष्ट्रपिता भी हम कहते हैं, और वो राष्ट्रपिता इसलिए कि उन्होंने हमारे देश को के लोगों के कष्टों को, उनकी पीड़ाओं को एब्जॉर्ब किया, उन्हें सोख लिया और हर भारतीय का सर ऊंचा कर दिया। उनके मरने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने जो वक्तव्य दिया गांधी जी की हत्या के बाद, उन्हें वह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा कि गांधी जी ने हम जैसे साधारण से धूल में पड़े लोगों को उठाया, हमें सजाया और संवारा और हमें शीर्ष पर स्थापित कर दिया। नेहरू आगे कहते हैं कि बापू ने अपने कोमल हाथों से भारत माता की लौ को अक्षुण्ण रखा। कुछ हाथ ऐसे होते हैं जो इस लौ को बुझा देते हैं, लेकिन गांधी ने अपने कोमल हाथों से भारत माता का सम्मान रखा। आज 2 अक्टूबर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी ओर से और भारत संवाद कार्यक्रम की ओर से, जो श्री पवन करण जी द्वारा नियमित रूप से जारी है, उसके माध्यम से हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।